हम इस वीडियो में बात करेंगे द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। तो हम इस कानून के ताल्लुक़ से बात करते हैं उससे पहले हम आपको ये मशवरा देते हैं कि आप हमारा चैनल टेक्नोलॉ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम फ्रेश वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके और फिर आप इस वीडियो से क़ानूनी जानकारी हासिल कर सकें। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने से पहले ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम शुरू करते हैं इस क़ानून के बारे में और फिर हम आपको बता दें कि ये क़ानून जो 114 सेक्शंस यानी दिफास पर मुश्तमिल है। 114 सेक्शंस हैं इसके और ये एक वसी क़ानून है। तो हम इस क़ानून के बारे में 4 वीडियोस में इस क़ानून को मुकम्मिल करेंगे और ये हमारा पहला पार्ट है। तो इसमें हम आपको पहले पार्ट में बताएंगे कि इस क़ानून का इंट्रोडक्शन से होते हुए फिर कुछ सेक्शंस तक हम बताएंगे आपको। तो शुरू करते हैं। An act to ensure in consultation with institution of local self-government and Gram Sabhas established under the Constitution, a humane, participative, informed and transparent process for land acquisition, for industrialization, development of essential infrastructure, facilities and urbanization with the least disturbance to the owners of the land and other affected families and provide just and fair compensation to the affected families whose land has been acquired or proposed to be acquired or are affected by such acquisition and make adequate provisions for such affected persons for their rehabilitation and resettlement and for ensuring that the cumulative outcome of compulsory acquisition should be that affected persons become partners in development, leading to an improvement in their post acquisition social and economic status and for matters connected therewith or incidental thereto। तो इस कानून को बनाने का मकसद इस पैराग्राफ में जो शुरुआत में ये है उसमें बता दिया गया है कि जो ज़मीनात इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और या फिर दीगर अगराज़ व मक़ासद के लिए तरक्याती हासिल किए जाते हैं, जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मुहैया करने की गर्ज से, तो उससे जो मुतासरा ओनर्स होते हैं ज़मीन के, उनको एक शफाफ मुआवजा और फिर उनको इस प्रोजेक्ट में साझेदार भी बनाने की बात कही गई है। तो फिर हम शुरू करते हैं इस कानून की दिफा एक, जिसको शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के तौर पर लिया गया है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। It extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir। तो क़ानून का तो जो उन्वान है वो इस दिफा में बता दिया गया है टाइटल में, और साथ में जो ये क़ानून जो नाफिजुल अमल हुआ वो
सारे हिंदुस्तान पर सिवाय जम्मू एंड कश्मीर के हर कानून में ये लिखा जाता है। लेकिन आजकल जो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 370 है उसको अबॉलिश कर दिया गया है, और दस्तूर हिंद में जो तरमीम हुई है उसके ज़रिए जम्मू एंड कश्मीर पर भी तमाम क़वानीन जो हिंदुस्तान में बनाए गए हैं वो नाफिजुल अमल है। तो फिर इसका मतलब यही होता है कि ये कानून भी जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होता है। It shall come into force on such date as central government may by notification in the official gazette appoint। तो ये कानून जो नाफिजुल अमल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट गजट में बताएगी, उस तारीख से नाफिजुल अमल होगा। Provided that the central government shall appoint such date within 3 months from the date on which the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation, and resettlement bill 2013 receives the assent of the president। तो जो मरकज़ी हुकूमत ने तकर्रुर किया गया है, और फिर राइट टू फेयर कंपनसेशन के नाम पे, और फिर ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत के नाम से लैंड एक्विजिशन में, रिहैबिलिटेशन में, तो उसकी जो मंजूरी है सदर जमहूरिया ने दी है। तो फिर सेक्शन 2 में एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, ये जो कानून है वो कहाँ पर नाफिजुल अमल होता है, लागू होता है, उस ताल्लुक़ से बताते हैं। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू लैंड एक्विजिशन, कंपनसेशन, रिहैबिलिटेशन एंड resettlement shall apply when the appropriate government acquires land for its own use, hold and control, including for public sector undertakings and for public purpose, and shall include the following purpose, namely for strategic purpose relating to naval, military, air force and armed forces of the Union, including central paramilitary forces, or any work vital to national security or defense of India or state police safety of the people, or for infrastructure projects which includes the following, namely। तो ये जो कानून है उसमें जो लागू किया गया है उसमें मिलिट्री और पुलिस वगैरह को जो सहूलियात पहुंचाना है ज़मीन की, उसके लिए, और फिर इसके अलावा और मकासद के लिए ये कानून बनाया गया है, जो इस तरह हैं। ऑल एक्टिविटीज़ आर आइटम्स लिस्टेड इन द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 13 June 2009, INF dated the 27th March 2012, excluding private hospitals, private educational institutions and private hotels। जो इस कानून की एक्टिविटीज़ हैं, आइटम जो नीचे दी गई हुई लिस्ट है, उसके लिहाज से नोटिफिकेशन, और फिर 13 जून 2009 को INF का जो ख़त है, लेटर है, और जो 27 मार्च 2012 को जारी हुआ था, उसमें खारिज किया गया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट होटल्स को। फिर 3 में बताते हैं प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग एग्रो प्रोसेसिंग, सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू एग्रीकल्चर, वेयर हाउसिंग, cold storage facilities, marketing infrastructure for agriculture and allied activities such as dairy, fisheries, and meat processing setup are owned by the appropriate central
government or by farmers cooperative and by an institution set up under statute. तो ये जो है ज़राई आमदरफ्त के लिए और फिर एग्रीकल्चर के लिए और गोदामों की सहूलत के लिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह ये तमाम चीज़ें हमने इससे पहले बता दी हैं उस ताल्लुक़ से। और फिर तीन में प्रोजेक्ट फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आर माइनिंग एक्टिविटीज़ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जोन्स एज डिज़ाइंड इन द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। फिर इसके अलावा बताते हैं पाँच में प्रोजेक्ट्स फॉर वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स सैनिटाइजेशन projects for government administered, government aided educational and research schemes or institutions. फिर projects for sports, health care, tourism, transportation or space program. Any infrastructure facility as may be notified in this regard by the central government and after tabling of such notification in parliament. Project for project affected families, project for housing for such income groups as may be specified from time to time by the appropriate government, projects for plant development or the improvement of village sites or any site in the urban areas or provision of land for residential purposes for the weaker sections in rural and urban areas, project for residential purposes to the door or landless or persons residing in area affected by natural climatics or to persons displaced or affected by reason of the implementation of any scheme undertaken by the government, any local authority or corporation owned or controlled by the state. The provision of this act relating to land acquisition, consent, compensation, rehabilitation, and resettlement shall also apply when the appropriate government acquires land for following purposes, namely. तो जो मंदरजा झैल मकासद है उसके लिए भी ये कानून लागू होता है। फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स where the ownership of the land continues to vest with the government for public purpose as defined in subsection 1 है। खानगी या सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए और जहाँ पर मालिकाना हकूक़ जो ज़मीन के हैं वो गवर्नमेंट के हक़ पे है तब भी वहाँ पर अवामी मकसद के लिए जो सबसेक्शन 1 में बताया गया है उसको इस कानून के तहत लिया गया है। फिर फॉर प्राइवेट companies for public purpose as defined in subsection 1 provided that in the case of acquisition for a private companies or prior consent of at least 80% of those affected families as defined in subsection 1 and 4 of class C of section 3 and public-private partnership projects the prior consent of at least 70% of those affected families as defined in subclass 1, class 5th of class C of section 3 shall be obtained through a process as may be prescribed by the appropriate government,
provided further that the process of obtaining the consent shall be carried out along with social impact assessment study referred to in section 4. Provided also that no land shall be transferred by way of acquisition in the scheduled areas in contravention of any law, including any order or judgment of civil court which has been become final relating to land transfer preventing in such scheduled areas. The provision of relating rehabilitation and resettlement under this act shall apply in the cases where a private company purchases land equal or more than such limits in rural areas or urban areas as may be prescribed by the appropriate government through private negotiations with the owner of the land in accordance with the provision of section 46. A private company requests the appropriate government for acquisition of a part of an area so prescribed for a public purpose. Provided that where private company requests the appropriate government for partial acquisition of land for public purpose, then rehabilitation and resettlement entitlements under the second schedule shall be applicable for the entire area, which include the land purchased by the private company and acquired by the government for project as whole. तो ये जो था सेक्शन 2 की तफसीलात थी। फिर उसके बाद में सेक्शन 3 में डेफिनेशन बताते हैं और फिर डेफिनेशन के बाद ये वसी है डेफिनेशन। चैप्टर सेकंड जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल इम्पैक्ट एंड पब्लिक पर्पस। तो हम आइंदा जो पार्ट 2 का वीडियो अपलोड करेंगे उसमें चैप्टर 2 के ताल्लुक से हम आपको बताएंगे। तो ज़रूर आप हमारे चैनल टेक्नोलॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल सके और आप कानूनी जानकारी लीगल नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं।